हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड 2021 का जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है माय डियर 12 क्लास का, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले करने जा रहे हैं माय डियर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन माय डियर। कुल मिला के 40 क्वेश्चन के आसपास हम लोग आज पढ़ने वाले हैं माय डियर। और इसी 40 क्वेश्चंस के अंदर से आपके एग्जामिनेशंस के अंदर, चाहे वो सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो माय डियर, या बिहार बोर्ड हो माय डियर, किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की जाएगी माय डियर, तो इन्हीं 40 क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं माय डियर। तो आज क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए माय डियर। एक बार आप वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए देखना माय डियर। सारे क्वेश्चंस का एक बार कलेक्शन है, एक बार आप जरूर देखेंगे और सारे क्वेश्चन देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अगर जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं माय डियर, फटाफट से, अभी भी टाइम है आपके पास 10-12 दिन, उसमें आप वो सारे क्वेश्चंस करके एक बार जरूर जाएंगे माय डियर। तो शुरू करते हैं आज का क्लास माय डियर। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, वो कह रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के दो गुण आपको लिखने हैं माय डियर। तो विद्युत आवेश के दो गुण सभी को, ये स्टूडेंट्स को आसानी से पता है माय डियर। बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश जो होता है माय डियर, वो कभी भी विद्युत आवेश जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, यानी क्वांटाइजेशन आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू N इंटू ई होता है माय डियर। इसके अलावा आवेश के ये भी गुण है कि पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा माय डियर। इसके अलावा चार्ज हमेशा क्या रहता है, किसी सिस्टम के लिए, किसी पार्टिकुलर सिस्टम के लिए कंजर्व रहता है। तो आप बहुत आसानी से आवेश के दो गुण लिख देंगे माय डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल माय डियर? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप सभी को ऑलरेडी पता हुआ है माय डियर, क्या कि कहता है कि अगर किसी सिस्टम में अगर एक से ज्यादा चार्जेज हो जाए, मान लीजिए ये Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, अगर Q4 हो, बहुत सारे सिस्टम में चार्ज आ जाए, तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर ये फोर्स कितना लगाएगा, ये कितना लगाएगा, ये कितना लगाएगा, सभी फोर्स लगाएंगे इस एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर। तो इस एक चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से कूलम्स लॉ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बारी बारी से कूलम्स लॉ लगाएंगे। यहाँ पे जो फोर्स होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा, इस सभी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं माय डियर? वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देते हैं। तो एक चार्ज के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स जो होता है वो F1, F2, F3 डैश डैश होता है, साथ में वेक्टर के साथ में। किसके साथ में? वेक्टर के, यानी वेक्टर एडिशन अगर हम कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल फोर्स कितना लगता है माय डियर। तो ये सब कुछ आपको थ्योरी वाली क्लास में मिलेगा माय डियर। सब कुछ एक एक टॉपिक आपको थ्योरी वाली वीडियो में पढ़ा रखी है माय डियर मैंने। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि कूलम्स के नियम को लिखें और उसकी सीमाओं को बताना है आपको। स्टेट लॉ, कूलम्स लॉ हमको लिख देना है कि भाई कूलम्स लॉ जो होता है वो दो चार्जों के बीच में फोर्स के बारे में बताता है कि दो चार्जों के बीच में जो फोर्स होता है वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको वहां पे रिप्रेजेंट कर देना है स्टेटमेंट के साथ में। और इसकी लिमिटेशन क्या होती है, सीमाएं क्या होती हैं, ये भी हमें बतानी है। सीमाएं कितनी होती है कि ये सिर्फ दो चार्ज के लिए वैलिड है। दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में ये बताता है माय डियर। और चार्ज का जो साइज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, चार्ज का आकार बिंदुवत होना चाहिए, पॉइंट साइज का होना चाहिए। ये इसकी सीमाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड राइट इट्स यूनिट। विद्युत क्षेत्र तीव्रता को परिभाषित करना है और उसका मात्रक आपको लिखना है माय डियर। तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये फोर्स कैसा फोर्स होता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, विद्युत बल होता है। तो विद्युत बल अपॉन आवेश, ये क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बोला सर फोर्स है ऊपर में तो न्यूटन और चार्ज नीचे में है तो कूलम, तो ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। या फिर इसका ऐसा एक और मात्रक होता है, वो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है।
वोल्ट पर मीटर अथवा न्यूटन पर कूलम, ये होता है माय डियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है माय डियर कि गॉस के नियम को लिखना है बस। सिंपल गॉस का स्टेटमेंट आपको जस्ट राइट कर देना है माय डियर। तो गॉस ने क्या कहा था? गॉस ने कहा था कि अगर एक सरफेस के अंदर में चार्ज प्रेजेंट है, चाहे वो एक चार्ज हो चाहे एक से ज्यादा चार्ज हो, फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज कहाँ होना चाहिए? इस सरफेस के अंदर होना चाहिए। अगर सरफेस के अंदर में चार्ज है तो यहाँ जो चुंबक विद्युत फ्लक्स जनरेट होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उस सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज प्रेजेंट हैं, यानी कि टोटल चार्ज क्यू नेट के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। यानी कि टोटल चार्ज में हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो हमें कुल फ्लक्स प्राप्त हो जाता है माय डियर। ध्यान देने वाली बात होती है कि चार्ज कहाँ होना चाहिए? अंदर। अगर यही चार्ज इस सरफेस के अगर बाहर हो जाएगा तो फ्लक्स की वैल्यू, चुंबकीय विद्युत फ्लक्स की वैल्यू, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाती है माय डियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। समानांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व को परिभाषित करना है और उसका व्यंजक लिख देना है। तो अगर ऊर्जा घनत्व की बात कर रहा है, एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है। और जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युतशीलता है और ये ई विद्युत क्षेत्र होता है माय डियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। विद्युत धारा घनत्व और अनुगमन वेग की परिभाषा देनी है। किसकी परिभाषा देनी है? हमें करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनीशन देनी है। करंट डेंसिटी जे इजकल टू क्या होता है? आई बाई ए होता है, एरिया पर यूनिट, करंट पर यूनिट एरिया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग क्या होता है? वो वेग होता है जिस वेग से इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में, मान लीजिए कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में इस छोर से इस छोर तक, इस छोर से एक छोर, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ मूव करता है, किसी कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कहता है विद्युत धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध हमको दिखाना है, क्या होता है? तो संबंध होता है I इक्वल टू एन ई ए वी डी। क्या होता है? I इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। ई आवेश है, चार्ज है, ए एरिया है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगर ये एरिया अगर इस करंट में आकर के डिवाइड हो जाएगा तो I बाई ए हो जाएगा, और I बाई ए को हम लोग जे बोलते हैं, तो J इक्वल टू हो जाएगा एन ई वी डी। ये रिलेशन होता है माय डियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमें बताना है मोबिलिटी और कंडक्टिविटी। डिफाइन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। गतिशीलता और चालकता को परिभाषित करना है, गतिशीलता और चालकता को परिभाषित करना है। तो हमें मोबिलिटी का डेफिनेशन दे देना है। म्यू इक्वल टू क्या होता है? बोला सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका डेफिनेशन देना है। और चालकता कंडक्टिविटी की परिभाषा हमें देनी है। कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 अपॉन रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता होता है माय डियर। ठीक है, तो आप यहां से डेफिनेशन दे देंगे। आगे 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर लिखना है। आपको बताना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ईएमएफ फोर्स होता है माय डियर, ये ईएमएफ की वजह से ही करंट फ्लो होता है, ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होता है। और टर्मिनल पोटेंशियल बाद में आता है। मान लीजिए कोई सर्किट है तो कोई सर्किट में आप सेल लगाएंगे, साथ में रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो ये जो रेजिस्टेंस लगाते हैं आप, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, उसको हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल नॉर्मली बोल देते हैं। और जो सेल के दोनों टर्मिनल्स हैं, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम लोग ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं माय डियर। इसके अलावा कई सारे और डिफरेंसेस हैं, सब कुछ आपको थ्योरी वाली क्लास में पढ़ा रखा है मैंने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंज बल को हमें परिभाषित करना है। तो लॉरेंज ने माय डियर बताया था कि अगर कोई चार्ज
गतिशील है, अगर कोई चार्ज क्या है, गतिशील है, मूव करता है ये चार्ज। बोला कहां सर मूव करेगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई चार्ज गति करना चाहेगा या गति करेगा, तब इस चार्ज के ऊपर ये चुंबकीय क्षेत्र, ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देता है, और वो फोर्स होता है क्यू भी बी साइन थीटा, इतना होता है माय डियर, ये मैग्नेटिक फोर्स होता है। यहाँ पे लॉरेंज फोर्स की परिभाषा हमें देनी है, किसकी परिभाषा देनी है, लॉरेंज फोर्स की परिभाषा देनी है। तो ये हो जाएगा हमारा लॉरेंज फोर्स माय डियर। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ हमें लिख देना है। बिल्कुल माय डियर, एम्पियर कहते हैं कि अगर कोई क्लोज्ड लूप है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लाइन इंटीग्रल करेंगे तो इक्वल हो जाता है म्यू नॉट इंटू आई के क्या, आई नेट होता है, टोटल करंट होता है। इस बंद सतह के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट का, टोटल करंट का में अगर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, चुंबकशीलता परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है माय डियर। आगे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, दो समानांतर धारावाही चालक तार के बीच में लगने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक लिखना है और 1 एम्पियर की धारा को परिभाषित भी कर देना है। तो ये सभी को पता है कि सर ये फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2 पाई आर होता है। क्या होता है, म्यू नॉट I1 2 पाई आर होता है। कब होता है, जब एक तार है और एक तार, ये दोनों तार में क्या हो रहा है माय डियर, करंट फ्लो हो रहा है। दो पैरेलल वायर हैं ए और बी, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट, इसमें मान लीजिए I1, इसमें I2, तो इनके बीच में फोर्स लगता है, वो फोर्स कितना होता है, म्यू नॉट I1I2 अपॉन 2 पाई आर। ये जो आर होता है वो इन दोनों तारों के बीच की दूरी होती है माय डियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिख डालनी है आपको। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण क्या हो जाएंगी, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप का निर्माण करती हैं। आप सभी को पता है ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा किसी चुंबक का, छड़ चुंबक का। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं बाहर में। कहाँ पे, बाहर में माय डियर, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं, और इस तरह से एक लूप बन जाता है, कंप्लीट लूप बन जाता है। बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ। तो ये इसका बहुत शानदार गुण है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के साथ ऐसा गुण नहीं होता है माय डियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कह रहा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट। किसी छड़ चुंबक के ऊपर लगने वाले हमें बल आघूर्ण का मान बताना है। तो सभी को पता है कि टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या होता है, m क्रॉस b होता है। क्या होता है, m क्रॉस b, या mb साइन थीटा कह सकते हैं। जहाँ m जो होता है, बड़ा वाला m, ये डाइपोल मोमेंट होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, b चुंबकीय क्षेत्र होता है, और टाउ यही आपका टॉर्क होता है माय डियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्रति चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ दोनों में हमें क्या लिखना है, अंतर लिखना है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं माय डियर, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ये जो होता है वो बहुत कम मैग्नेटाइज्ड होता है, ये भी बहुत कम मैग्नेटाइज्ड होता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है। ये कुछ अंतर है, इसमें हम आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होना ही नहीं चाहती हैं, और इसमें बहुत थोड़ा पास होना चाहती हैं माय डियर। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप आसानी से इनके बीच में अंतर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो आप आसानी से ये वाला डेरिवेशन भी कर दीजिएगा। बहुत छोटा सा डेरिवेशन होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए हमारे पास क्या मैग्नेटिक डाइपोल आता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की फार्मूला होता है m=IA। किस केस में होता है, जब करंट कैरिंग लूप हो। तो अगर एटम में, किसी एटम के नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति लगाएगा, तो यहाँ पर भी न्यूक्लियर करंट प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना होता है, I इंटू
ए होता है माय डियर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बदलाव करते हैं और आई को Q/T के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और चार्जेस की वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो आसानी से हमारा इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। राइट फैराडे लॉ ऑफ EMI, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम लिखना है। फैराडे के दो नियम है माय डियर, दोनों नियम आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी होगी। फैराडे ने कितने नियम दिए हैं? दो नियम दिए हैं। पहला नियम में वो कहते हैं कि अगर फ्लक्स बदलेगा, ये फ्लक्स अगर बदलेगा यानी कि φ2 से φ1 अगर फ्लक्स बदलेगा माय डियर, तो क्या होने वाला है? किसी कॉइल में धारा प्रेरित हो जाती है। ये धारा प्रेरित क्यों होती है? क्योंकि कॉइल के फ्लक्स में, कौन से फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो करंट उसके अंदर इंड्यूस हो जाता है। और दूसरे नियम में वो यही कहते हैं, सेकेंड लॉ में वो ये बताते हैं कि जो आपका विद्युत वाहक बल यानी कि जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, वो वोल्टेज बराबर होगा या यूं कह ले कि समानुपाती होता है किसके? जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है वो किस दर से परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन बटा समय, किस दर से परिवर्तन हो रहा है फ्लक्स, उसके समानुपाती होता है विद्युत वाहक बल माय डियर। और इसी विद्युत वाहक बल की वजह से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कहता है कि लेंज के नियम को बताना है और बताना है कि किस संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है माय डियर। तो लेंज लॉ सब किसी को पता है कि लेंज ने बोला कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जो विद्युत वाहक बल माय डियर उत्पन्न हो जाए, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF उत्पन्न होगा, ये अपनी ही उत्पत्ति के कारण का विरोध करता है, जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ। बोला किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है सर? ये उत्पन्न हुआ है फ्लक्स में चेंज की वजह से। तो इस फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है, विरोध करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसलिए यहाँ पे हम लोग बाद में माइनस साइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो ये बताता है कि ये EMF अपोज कर रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के माय डियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये किसका पालन करेगा? चूंकि ये EMF विद्युत वाहक बल की बात कर रहा है, जब विद्युत वाहक बल यानी कि विभव एक ऊर्जा का ही पार्ट होता है, इसलिए कौन संरक्षण सिद्धांत का पालन होगा? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है कौन? लेंज का नियम माय डियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं और इसके द्वारा होने वाले ऊर्जा के नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है माय डियर। एडी करंट के बारे में आपको बताना है, डेफिनेशन देना है, और जो एनर्जी लॉसेस होती है, कौन कौन सी एनर्जी लॉसेस होती है माय डियर। कई बार क्वेश्चन आता है कि आप एनर्जी लॉस बताइए कि कौन कौन सी एनर्जी लॉस होती है ट्रांसफार्मर में। और यहाँ पे ये जो आप एडी करंट जो है, इसकी वजह से एनर्जी में लॉस होता है, तो ये ट्रांसफार्मर में एक प्रकार का भी एनर्जी का लॉस होता है, जिसको हम लोग एडी करंट लॉस वहां भी बोलते हैं। तो भंवर धाराएं यही होती हैं कि कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, तो कॉइल में फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें धारा उत्पन्न होगी, धारा की वजह से उष्मा उत्पन्न होती है और उष्मा से ऊर्जा हमारा नुकसान हो जाता है। बस ये कॉइल के जगह अगर हम एक मेटल का ब्लॉक ले लें, एक सीट ले लें माय डियर, और इस मेटल के ब्लॉक सीट में अगर करंट उत्पन्न हो रहा है, तो ये करंट इसमें सर्कुलेट होगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, इसीलिए इसको नाम हम देते हैं एडी करंट नाम देते हैं। तो एडी करंट कहाँ उत्पन्न होता है माय डियर? एडी करंट उत्पन्न होता है किसी ब्लॉक के अंदर, किसी सीट के अंदर, किसी डिस्क अंदर माय डियर। अगर ये डिस्क कंडक्टर का है या मेटल का ब्लॉक है, अगर इसको हम रोटेट करवाते हैं तो इसमें फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स में बदलाव होगा और इसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगा, और उस करंट के इंड्यूस होने से यहाँ एनर्जी लॉस होती है, उसको हम लोग भंवर धाराओं के होने वाला ऊर्जा नुकसान कहते हैं माय डियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। चोक कुंडली क्या है और इससे विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की तुलना अधिक क्यों वरीयता दी जाती है माय डियर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रतिरोध की तुलना में हम लोग चोक कुंडली का उपयोग ज्यादा क्यों करते हैं, और चोक कुंडली है क्या? तो माय डियर, चोक जो कुंडली होता है ये एक सिंपल LR सर्किट होता है। कैसा सर्किट होता है? एक LR सर्किट होता है, लेकिन जो ये R होता है माय डियर और ये जो L होता है, ये L का मान बहुत बहुत बड़ा होता है R से, इसीलिए हम लोग इस R को नेग्लेक्ट मान देते हैं और हम लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं सर, ये जो चोक कुंडली है वो सिंपली एक L सर्किट है। सिंपली क्या है? एक L सर्किट। एक्चुअली में इसके साथ रेजिस्टेंस भी है, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी कम है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं।
और इसको हम लोग एल सर्किट मान लेते हैं चोक कुंडली को। ठीक है, तो चोक कुंडली का यूज क्यों करते हैं? धारा को कम करने के लिए, करंट की वैल्यू को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रतिरोध की तुलना में क्यों इसकी उपयोग ज्यादा किया जाता है, वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि प्रतिरोध वोल्टेज ले लेता है, ड्रॉप कर लेता है, और ये कॉइल वोल्टेज पावर कंज्यूम नहीं करता है। आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है थ्योरी वाली क्लास में कि जो पावर फैक्टर होता है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है कि जो पावर फैक्टर होता है एल सर्किट का चूंकि चोक कुंडली एक सिंपली एल सर्किट हो गया, तो इसका पावर फैक्टर जो होता है वो जीरो हो जाता है। क्या होता है? जीरो हो जाता है। इसीलिए पावर फैक्टर के जीरो होने से जो एवरेज पावर है, जो पावर एवरेज पावर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो। यानी एल सर्किट एक कुंडली कोई पावर कंज्यूम ही नहीं करता है एक तरह से, इसीलिए इसकी वरीयता हम लोग देते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 22 नंबर, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और उससे होने वाले ऊर्जा नुकसान को लिखना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन। तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, और इसमें होने वाले ऊर्जा के जो नुकसान होते हैं उसको हम लोग आयरन लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन लॉस, कॉपर लॉस, इसके अलावा जैसे मैंने बोला एडी करेंट लॉस, इसके अलावा भी कई सारे लॉसेस होती है, फ्लक्स लीकेज वगैरह भी होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विद्युत चुंबकीय तरंग को अनुप्रस्थ तरंगे क्यों कहा जाता है? बिल्कुल एक खास स्पेशल वीडियो मैंने इसके लिए बनाई हुई थी और आपको पढ़ाया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंग को अनुप्रस्थ तरंग क्यों कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है माय डियर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, और इन दोनों के कारण जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगे किधर चलती हैं? बोला सर एक्स एक्सिस में चलती हैं। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों मिल करके विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करते हैं। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों किसको बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये विद्युत चुंबकीय तरंगे इन दोनों के लंबवत दिशा में चलती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त किरणें, पाराबैंगनी किरणों के कुछ उपयोग लिख देने हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ये था पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब बारी है मॉडर्न फिजिक्स की माय डियर। तो मॉडर्न फिजिक्स की ओर बढ़ते हैं और मॉडर्न फिजिक्स के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाएं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बतानी है। सबको पता है कि ये कोई मेटल का सरफेस है, इस मेटल के सरफेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ से प्रकाश आएगा, प्रकाश जैसे आएगा, प्रकाश से, लाइट से, और प्रकाश में कौन होता है? बोला फोटोन होता है सर। तो इस फोटोन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये सतह का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले लेगा फोटोन से और यहाँ से निकल जाता है, बाहर उत्सर्जित हो जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं कि किसी धातु के सतह पे, किसी मेटल के ब्लॉक पे, सरफेस पे अगर प्रकाश इंसिडेंट होता है, लाइट आता है, तो लाइट के फोटोन से एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेता है और सरफेस से बाहर निकल जाता है। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कार्यफलन और देहली आवृत्ति को समझाना है। तो कार्यफलन क्या होता है? मिनिमम ऊर्जा होती है एक इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए, और देहली आवृत्ति क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। जो लाइट आ रही है इसके ऊपर, सतह के ऊपर, उस प्रकाश की मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी रखें ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है माय डियर। और इस सरफेस, जो मेटल का सरफेस होता है, ये कुछ ऊर्जा क्या करता है? ले लेता है इस फोटोन से, ले करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाने देता है। तो आखिर ये कितना ऊर्जा लेगा मेटल का सरफेस, उस ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन बोलते हैं। तो कार्यफलन क्या है? एक नेसेसरी ऊर्जा है, न्यूनतम ऊर्जा है जो ये मेटल का ब्लॉक लेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए माय डियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम हमको लिखने हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, तो कई सारे नियम होते हैं कि जो प्रकाश आती है माय डियर, उसकी तीव्रता जो होती है
तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसकी एनर्जी निर्भर करती है कि जो फोटोन आ रहे हैं, जो प्रकाश आ रही है, उसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितना होता है मेरे डियर। तो ये कुछ नियम है, बहुत आसानी से आप लिख डालिएगा। थ्योरी वाली क्लास में एक एक क्वेश्चन आपको करवा रखा है मेरे डियर, हर क्वेश्चन आपको मॉर्निंग वाली क्लासेस में करवा चुका हूँ ऑलरेडी। आपकी क्लासेस ऑलरेडी खत्म भी हो चुकी है, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है। आज जो स्टूडेंट्स नए हैं, नहीं देखें, जाके जरूर देखिएगा माय डियर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग का समीकरण हमको लिख देना है। तो डी ब्रोगली के लिए कितना था भाई, लैम्डा इजकल टू था 12.3 अपॉन रूट अंडर भी, इतना एंगस्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ आता है, ठीक है। ये भी जो होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है नाभिकीय विखंडन और रेडियो एक्टिव क्षय में डिफरेंस लिखना है आपको। क्या लिखना है, न्यूक्लियर फ्यूजन और रेडियो एक्टिव डीके में डिफरेंस लिख देना है। तो न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है माय डियर, नाभिकीय विखंडन हम करवाते हैं, ये रेडियो एक्टिव डीके हम नहीं करवाते हैं। ये माय डियर ये अपने आप ये नेचुरल फिनोमेना होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, ये आपके द्वारा ये कृत्रिम रूप से कराया जाता है। जो रेडियो एक्टिव डीके होता है बहुत स्लो प्रक्रिया है, बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन बहुत तेज प्रक्रिया होता है माय डियर। नाभिकीय क्षय में, रेडियो एक्टिव क्षय में किसी प्रकार का ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होता है, पर नाभिकीय विखंडन से बहुत ज्यादा ऊर्जा हमें मिलता है माय डियर, ठीक है। इस तरीके का कुछ अंतर है, आसानी से आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडरेटर एंड कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। नाभिकीय संयंत्र में अवमंदक और शीतलक का क्या काम होता है। तो अवमंदक मॉडरेटर क्या करता है, धीमा कर देता है न्यूट्रॉन की स्पीड को। जो न्यूट्रॉन होते हैं वो बहुत तीव्र गति से चलते हैं, तो इनकी स्पीड को डिक्रीज करने का, कम करने का काम, धीमा करने का काम कौन करता है, मॉडरेटर अवमंदक करता है। और जो शीतलक होता है वो ठंडा करने का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में बहुत सारी ऊर्जाएं निकलती हैं, जिससे ना रिएक्टर का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो तापमान को मेंटेन रखने के लिए इसके चारों ओर से हम लोग चारों ओर से कूलेंट प्रवाहित करते रहते हैं। कूलेंट इससे ऊष्मा ले लेता है और इसका टेम्परेचर रिएक्टर का क्या होता है, मेंटेन रहता है माय डियर। आगे क्वेश्चन नंबर 31, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु को परिभाषित करें और उसके लिए व्यंजक लिखना है आपको। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु, हाफ लाइफ बतानी है और उसके लिए व्यंजक भी लिखना है। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला जो होता है माय डियर वो 0.693 अपॉन लैम्डा होता है। ये लैम्डा क्या होता है, आपका डीके कांस्टेंट होता है। ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, आसानी से लिख देंगे। और हाफ लाइफ का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर किसी के पास 100 गो नाभिक था तो 50 गो नाभिक टूट गया है और 50 गो बचा है। बोला कितना दिन में, वही तो पूछ रहा हूँ, जितना दिन में। मान लो 10 साल के बाद ऐसा हुआ है कि 10 साल में 100 नाभिक से टूट करके 50 गो बचा है और 50 गो टूट गया है 10 साल में, तो ये 10 साल क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ कहलाता है माय डियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर लिख देना है आपको। क्या लिखना है, एन टाइप और पी टाइप में अंतर बताना है कि एन टाइप में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, पी टाइप में होल की संख्या ज्यादा होती है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रधान आवेश होता है और पी टाइप में होल प्रधान आवेशवाहक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है माय डियर। एन टाइप का जो फॉर्मेशन है, निर्माण है, वो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी एटम की वजह से होता है और पी टाइप का निर्माण ट्राईवैलेंट त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु की वजह से, ये पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु की वजह से होता है माय डियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। ऊर्जा पट्टी से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार लिखनी है। ऊर्जा पट्टी एनर्जी बैंड का डेफिनेशन देना है और इसके प्रकार लिखनी है। तो कितने तरह का होता है, बोला 2 प्रकार का होता है एनर्जी बैंड। एक होता है माय डियर ऊपर में कंडक्शन बैंड
और नीचे में वैलेंस बैंड। इस वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से भरा रहता है हमेशा। इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये कंडक्शन बैंड की एनर्जी कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते नहीं है नॉर्मली। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्शन होगा, यानी कि वो कंडक्टर बन जाएगा। और अगर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इंसुलेटर की तरह काम करता है माय डियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एलईडी की क्रिया विधि हमको लिखनी है। क्या लिखनी है? एलईडी, एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ एलईडी। एलईडी के बारे में बताना है कि सर जो एलईडी होता है वो सिंपल एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। क्या होता है? एलईडी एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो कि फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। किसमें होता है? फॉरवर्ड बायसिंग में। एलईडी किस में काम करता है? फॉरवर्ड बायसिंग में। अगर पीएन जंक्शन डायोड है तो क्या होगा? फॉरवर्ड बायसिंग में आसानी से करंट मिलता है, और जब करंट मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन और आपको होल्स एक दूसरे में मिलके डिफ्यूज होंगे, और डिफ्यूजन की प्रक्रिया में एनर्जी, ऊर्जा मुक्त होती है, और वही ऊर्जा प्रकाश के फॉर्म में फोटोन के रूप में बाहर निकल जाती है माय डियर। इस तरह से एलईडी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि 25 और 27 का द्विआधारी संख्या लिखें माय डियर। तो आसानी से आप लोग ये क्वेश्चन कर देंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम आप लोग को बहुत अच्छे से आता है। बस 25 का निकालना है। दो से ऐसे डिवाइड करते चले जाइएगा, लगातार डिवाइड करते चले जाइएगा, यहाँ लिखते चले जाइएगा कि जो शेष फल बचेगा वो हो जाएगा। तो 25 का आसानी से 11 001 ऐसे करके आ जाएगा। इसी तरीके से 27 का भी आप निकाल देंगे माय डियर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है गिव द सिंबल ऑफ नॉर गेट एंड एनएनडी गेट। एनओआर गेट, नॉर गेट और एनएनडी गेट का सिंबल देना है आपको, और साथ ही साथ में बुलियन एक्सप्रेशन भी हमें रिप्रेजेंट करनी है। तो जो नॉर गेट होता है वो और गेट, ये और गेट के अगर मुंह पे अगर ये बबल लगा दें हम तो क्या बन जाएगा? बोला सर ये बन जाएगा और नॉर गेट। और यही अगर नंद गेट, एनएनडी गेट की बात करेंगे तो एंड गेट, ऐसा कुछ होता है एंड गेट। तो एंड गेट के मुंह पे अगर ऐसे बबल लगा देंगे तो ये बन जाएगा NAND गेट माय डियर। नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है A प्लस बी का बार, और NAND गेट का होता है A डॉट बी का बार माय डियर। ये है क्वेश्चन नंबर 36 था। अब आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे। डिफाइन मॉड्यूलेशन एंड राइट इट्स टाइप माय डियर। मॉड्यूलेशन की परिभाषा देनी है और इसके प्रकार को लिखना है। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है? क्या होता है कि हमारी एनर्जी में, ये कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट है, कम्युनिकेशन वाले चैप्टर का हिस्सा, टॉपिक है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सुपर इम्पोज, अध्यारोपित कराते हैं किसके ऊपर? रेडियो वेव्स के ऊपर, जिसको हम लोग कैरियर वेव भी बोलते हैं। तो रेडियो वेव्स के ऊपर ये इलेक्ट्रिकल वेव सुपर इम्पोज हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है, और अध्यारोपित होने की यह घटना ही मॉड्यूलेशन कहलाती है। मॉड्यूलेशन हम लोग करते ही क्यों है माय डियर? इसलिए करते हैं मॉड्यूलेशन ताकि जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं तो ये बोलने से अगर आप चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज कितनी दूर जा सकती है माय डियर? 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। लेकिन आप फोन पे बात करते हैं तो आप पूरे देश में कहीं भी बात कर सकते हैं, विदेशों में हर जगह बात कर सकते हैं आप। तो इतनी लॉन्ग ट्रेवल आपकी आवाज कैसे ट्रेवल करेगी? उसमें तो एनर्जी है नहीं, साउंड एनर्जी उतनी ज्यादा है नहीं कि आप इतनी दूरी तक जा सके माय डियर। इसलिए जो रेडियो वेव्स होती हैं, जो रेडियो तरंगे होती हैं, ये हर जगह प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे जो आवाज है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने का काम आपका जो मोबाइल में लगा हुआ आपका माइक्रोफोन है वो करता है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जब बदल जाएगा तो उसको रेडियो वेव्स के ऊपर सुपर इम्पोज, अध्यारोपित कर देते हैं, और ये रेडियो वेव्स ले करके चला जाता है। जितनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो ये रेडियो वेव आसानी से कर लेते हैं, और आपकी आवाज एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंच जाती है माय डियर। ये होता है मॉड्यूलेशन में। अब इसके टाइप्स लिखने हैं, तो टाइप्स में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। एक होता है आयाम मॉड्यूलेशन, यानी कि आयाम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जिसको हम लोग बोलेंगे, और एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या होता है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन। इसके टाइप्स होते हैं माय डियर। तो ये था माय डियर शानदार, दमदार, जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन जो आपके 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की 100% संभावना है माय डियर। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो इसका फायदा आपको एग्जाम में नजर आने वाला है माय डियर। इसी सारे क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं आपको और बता देना चाहता हूं
कि ऑप्टिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है। ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं इंपॉर्टेंट। ये आपके इलेक्ट्रिकल और मोटर फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे माय डियर। तो आप सभी को 2021 12 बोर्ड के एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत शानदार 90+ मार्क्स लेकर के आएंगे माय डियर।